नमस्कार, मेरा नाम नीरू है और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि टायर 1 में इंग्लिश में 40 प्लस स्कोर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है कि जी कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो इंग्लिश में कम से कम आपके 40 प्लस आने चाहिए। मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि 40 प्लस लाने के लिए आप क्या करें और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छे हैं या जिनके 38, 39 आ रहे हैं, 36 से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वो अपना स्कोर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 44 प्लस लाने के लिए क्या करें? ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टायर 1 2017 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। टायर 2 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब एक टायर 3 भी इंट्रोड्यूस कर दिया है एसएससी ने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम टायर 1 के लिहाज से बात करेंगे। टायर 1 में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 25 फॉर इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 आपका जीके और 25 मैथ्स। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 मार्क्स के टोटल इंग्लिश का सेक्शन होगा। और 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए, फॉर एवरी राइट आंसर, हर सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 पर क्वेश्चन। सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे और आधा नंबर कट जाएगा गलत आंसर के लिए। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में एवरेज भी है लेकिन उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छा है, जीए बहुत अच्छा है, वो भी क्लियर करने की काबिलियत रखते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में एवरेज हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं टायर 1। लेकिन अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो आप आगे जाकर टायर 2 में और उसके बाद फिर टायर 3 में भी आप अटक सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको सारा एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, फाइनली एक जॉब लेनी है, तो आप इंग्लिश में काफी अच्छे हो। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टायर 1 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं इंग्लिश में लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो सकता है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अनलाइक बैंकिंग। सिलेबस सिलेबस जो एसएससी की नोटिफिकेशन में आता है वो ये है: कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। ये बड़ा ही एक आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालाइज करें, आप 2016 में आए वाले जितने भी टेस्ट थे, हमने करीबन आपके लिए 40 टेस्ट तैयार किए हैं जो 2016 में आए हैं, जो कि हमारी दंगल टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा है। ये क्लियरली कहता है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश। अब करेक्ट इंग्लिश में आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग हैबिट, ये सब कुछ ही कवर हो जाएगा। साथ ही हिज कॉम्प्रिहेंशन, वो उसको कैसे समझता है, राइटिंग एबिलिटी, इन सभी चीजों का टेस्ट होगा। अब क्योंकि ये आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के बाद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देते हैं, बीटेक, एमबीएस, बीकॉम, एमकॉम्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स सभी दे रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, हाफ मार्क 1 मार्क में पूरा गेम चेंज हो सकता है। ये सिलेबस है और अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने 2016 में कितने क्वेश्चंस जो हैं किस टॉपिक से आए हैं उससे रिलेटेड तैयार किया है। अगर आप मुझसे मोटा-मोटा पूछें कि ओवरऑल इंग्लिश के लिए टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के लिए क्या-क्या करने की जरूरत है, आपका स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस आता है या एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे पूछते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, वो टायर 1 टायर 2 दोनों में आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये दुनिया भर के टॉपिक्स हैं जो आपको करने की जरूरत है। हमने आपके 2016 में जो पेपर्स आए हैं, 2016 में जो आए हैं, उनको हमने एनालाइज किया और उन सभी को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और आपको कौन-कौन सा टॉपिक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही 2017 में भी आएगा। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि इस मोटे-मोटी इस रूपरेखा पर हम चल सकते हैं।
3 क्वेश्चंस आए कॉमन एरर्स से, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस से। ये टॉपिक अधिकतर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। अगर स्टूडेंट ये भी कहता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, फिर भी वो इस टॉपिक को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। 3 क्वेश्चन कॉमन एरर्स से आए, 3 क्वेश्चंस ही इडियम्स एंड फ्रेजेस से आए। सिनोनिम्स से एक क्वेश्चन, एंटोनिम्स से एक क्वेश्चन। सिनोनिम्स समानार्थक, एंटोनिम्स विपरीतार्थक। मिसस्पेल्ड वर्ड से एक क्वेश्चन आया। कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन पूछी गई, 5 क्वेश्चंस थे उस पर। फिल इन द ब्लैंक्स, 3 रिक्त स्थान भरो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से 5 क्वेश्चन आए। कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अधिकतर स्टूडेंट्स ने कहा कि ये दोनों एरियाज उनको प्रॉब्लमैटिक लगते हैं। इनफैक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो है, ये 5 क्वेश्चंस आए तो इसको काफी ज्यादा वेटेज दी गई है। सबसे ज्यादा वेटेज जो दी गई है वो कॉम्प्रिहेंशन को और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को दी गई। उसके बाद कॉमन एरर्स को, फिर हमारे जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना आधा टाइम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रटने में लगाते रहते हैं। ठीक है, और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें अधिकतर आपको रटना ही है। लेकिन इस पर केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो एनर्जी ज्यादा लगाई इस पर स्टूडेंट्स ने, लेकिन इसको वेटेज एसएससी ने कम दी। ये हमारा ओवरऑल, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से हर पेपर को जब हमने एनालाइज किया तो यही पैटर्न पाया गया। तो टोटल 25 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अलग-अलग टॉपिक्स से पूछे गए। 2 टॉपिक्स जो कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड थे, वो थे स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। टोटल 8 क्वेश्चंस जो कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड थे। स्पॉट द एरर, इससे 3 क्वेश्चंस आए यानी कि 6 मार्क्स इस सेक्शन में, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इससे 5 क्वेश्चंस आए और 10 मार्क। ठीक है, इन 2 टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थरो नॉलेज ऑफ ग्रामर रिक्वायर्ड, ग्रामर पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। ग्रामर के जो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं उनसे अलग हटकर इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन डेप्थ यानी कि जो स्टूडेंट बिल्कुल डिटेल में ग्रामर पढ़ेगा वही क्लियर करेगा। मैंने यहाँ साफ लिखा है कि इस बार जब आप तैयारी करें, डोंट लीव आउट अ सिंगल टॉपिक इन ग्रामर। आप एक भी टॉपिक छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सेलेक्टिव स्टडी को आप बिल्कुल भूल जाइए, सिलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल भूल जाइए। आप अच्छे से प्लान कीजिए और सभी टॉपिक्स कीजिए। अगर आपको आपके ये जो 2 टॉपिक्स हैं जो ग्रामर बेस्ड है कंप्लीटली, और आपको लगता है कि आप इंग्लिश में एवरेज हैं, तो 2017 में आप कोशिश करें कि इनमें जो 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनमें मिनिमम आपके 6 क्वेश्चंस करेक्ट हो। मिनिमम 6 क्वेश्चंस करेक्ट हो। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं, देखिए आपको जो प्लान बनानी है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो आपको पूरा एग्जाम क्लियर करने के लिए बनानी है। मैं इतने स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कहेंगे कि मैम टायर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आया, 157 आए, 160 आए, लेकिन टायर 2 में कुछ नहीं हुआ, टायर 3 में कुछ नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली आप बैक टू जीरो पहुंच गए हैं, राइट? आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, या मैं इंग्लिश में एवरेज हूं, या मैं इंग्लिश में बिलो एवरेज हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप एवरेज एट इंग्लिश हैं, तो यहाँ पर जो आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2017 में इस सेक्शन से, आप कोशिश कीजिए कि उसमें आपके 6 कम से कम सही हो। 6 कम से कम सही हो। और अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में, टायर 1 से ही सोचकर चलिए कि अब जंग की तैयारी हो चुकी है मुझे, क्योंकि आपका टायर 1 का स्कोर भी ओवरऑल वेटेज में काउंट किया जाएगा। तो अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में, कोशिश कीजिए कि यहां पर आपके सारे ही फिर सही हो। ऑल द क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट इफ यू आर गुड एट इंग्लिश। ग्रामर में आपको कौन-कौन से टॉपिक्स हैं? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करते हैं कि ग्रामर में मुझे मैम कौन-कौन से टॉपिक करने चाहिए? 101% आपको सारे ही टॉपिक्स करने चाहिए। और ये जो ग्रामर है, ये आपको, अगर आप इंग्लिश में टायर 3 अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर इंग्लिश में टायर 3 को अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पर भी काम आएगी। ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, क्वेश्चन टैग्स, टेंसेस, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। कुछ भी छोड़ने की कोशिश ना करें। आगे इसी प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे एसएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं।
एसएससी ने काफी क्वेश्चंस बिल्कुल इन डेप्थ पूछे हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाले पूछे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हैं। इसलिए जब तक आपको ग्रामर की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आपका स्कोर एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेगा, और एवरेज और बिलो एवरेज स्कोर में एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इस बार जब आप तैयारी करें, सोच कर तैयारी करें कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं आएगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ग्रामर में आपको ये सभी टॉपिक्स करने हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप सारी ग्रामर करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस और साथ ही वो शब्द जिनका जोड़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे नॉट ओनली का प्रयोग बट ऑल्सो के साथ होता है, नो सूनर का प्रयोग दैन के साथ होता है, हार्डली स्केर्सली का प्रयोग व्हेन के साथ होता है, आइदर के साथ हमारे किस शब्द का, आइदर के साथ और का प्रयोग, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग, इन सभी पेयरिंग वाले वर्ड्स को भी आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाएं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, टेंसेस से, कंडीशनल सेंटेंसेस से, प्रेपोजिशंस से और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी ग्रामर करेंगे आप, मैं बार बार कह रही हूं, आप सारी ग्रामर करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को आप थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स। अगर आप एक एक्स्ट्रा एज पाना चाहते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा एज पाना चाहते हैं, जैसे मैंने क्लियरली डिफाइन किया है, एक तो 40 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स और एक 44 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्जाम को सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे होंगे और फर्स्ट टाइम उनका कुछ एक मार्क्स से रह गया होगा। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे और अब उनको लग रहा होगा कि नहीं, उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो कोशिश कर रहे होंगे, कर रहे होंगे कि 44 45 उनको टायर 1 में ही इंग्लिश में लाना है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, अगर आप दूसरों से एक एक्स्ट्रा एज पाना चाहते हैं, हालांकि नरेशन और वॉइस डायरेक्टली नहीं आते हैं टायर 1 में, ये डायरेक्टली नहीं आएंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव क्या होगा, या पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका एक्टिव क्या होगा, या इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाइए, इस तरह से डायरेक्टली नहीं आएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं, ये स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस में आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एज पाने के लिए आप नरेशन और वॉइस भी कीजिए। जो सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे हैं वो ऑलरेडी, और अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में टायर 1 क्लियर होगा तो डेफिनेटली उन्होंने टायर 2 दिया होगा, तो ये टॉपिक्स वो कर चुके होंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालिए और इन दो टॉपिक्स को इन दोनों टॉपिक्स को भी कीजिए, ताकि बाय चांस अगर इनसे स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो फिर आप उसको कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये 2016 के पेपर्स में आए हुए हैं। ये देखिए, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए है, ये हमारा पार्ट बी है, ये हमारा पार्ट सी है और ये हमारा पार्ट डी है। अब ये जो सेंटेंस है मेरा, ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। साथ में यहाँ पर इन्वेंशंस है, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस, तो इन्वेंशंस प्लूरल है, तो इज मेक के स्थान पर हमें आर मेड का प्रयोग करना है। अगर मैं आर मेड का प्रयोग करूंगी तो मेरा जो एरर है वो पार्ट बी में है, आपको पता चलेगा कि बी जो है वो मेरा आंसर है। सिमिलरली, जैसे ये एक्टिव पैसिव से था, ये नरेशन से है। शी टोल्ड टू मी द न्यूज। जब आप नरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अगर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड है तो उसके बाद टू शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां पर टोल्ड टू मी इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, शी टोल्ड मी द न्यूज, ये टू शब्द हटा दिया जाएगा। तो जब आपकी पूरी ग्रामर हो जाती है, आपको लगता है मुझे सारे रूल्स आ गए, सारे एक्सेप्शंस आ गए, सब कुछ आ गया है, आप समय निकालकर नरेशन और वॉइस भी करें, ताकि अगर उसमें से स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में वो आ जाए तो आपको पता हो कि मुझे कैसे करना है। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। अभी हमने बात की कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स, और अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एंटोनिम्स से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ठीक है, अब
टोटल 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 4 नंबर का, और आप कोशिश करें कि आप इसमें 100% मार्क्स हासिल करें, इसमें आपके 100% मार्क्स आए। देखिए पिनाकल जो है एक पूरी टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहा है जिसमें कि हम आपके 90 टेस्ट्स लेंगे, और इसमें 40 टेस्ट्स ऐसे हैं जो कि 2016 में आए हुए पेपर्स हैं। ठीक है, हम टोटल 90 टेस्ट ले रहे हैं, 40 उसमें से ये है। जब आप इतनी एक्सटेंसिव, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप वोकैबुलरी रोज सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सॉरी, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स रोज ही कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल दे आर एंडलेस, इनका कोई अंत नहीं है। और बहुत बार मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैम मैंने बहुत सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए थे लेकिन एग्जाम टाइम में मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आया, क्योंकि मैंने सब कुछ बिल्कुल मगअप किया था, वहां जाकर मुझे याद नहीं आया। ये स्टूडेंट्स इसको बहुत वेटेज देते हैं। क्वेश्चंस इससे केवल 2 आने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसएससी रिपीट भी करती है पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। जो शब्द आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपने सुना ही नहीं है, बिल्कुल ही नया शब्द आ गया, नहीं, लेकिन ऑप्शंस क्लोज होंगे, ऑप्शंस क्लोज होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वगैरह भी करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें आपका एक सही हो ही जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत मुश्किल शब्द नहीं आएगा, आपको बड़े-बड़े शब्द नहीं रटने हैं। बहुत मुश्किल शब्द आप इसको ज्यादा वेटेज ना दें, ठीक है, आप इसको ज्यादा वेटेज ना दें। पुराने ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो उनमें से ही अक्सर रिपीट हो जाता है। ज्यादा वेटेज आपको देनी है इडियम्स एंड फ्रेजेस को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि एक तो इनसे 3-3 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 6 मार्क्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस और 6 मार्क्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये दोनों जो टॉपिक्स हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह ये एंडलेस नहीं है कि मैं करते जाऊं फिर भी कोई अंत ही नहीं हो रहा है। idioms and phrases they have a limit, one word substitution they have a limit। और भले ही आप इंग्लिश में एवरेज हो या फिर आप अच्छे हो, यहां पर आप एक भी गलती ना करें, यहां पर आप एक भी गलती ना करें, idioms and phrases को अच्छे से लर्न करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से लर्न करें। बोथ एवरेज एंड गुड स्टूडेंट्स शुड स्कोर फुल मार्क्स, both average and good students should score full marks even in one word substitution। ये एक आपका ऐसा सेक्शन होगा जहां पर आप 100% मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। Vocabulary, idioms and phrases and one word substitution are not the ones unheard of। आप जब देखेंगे idioms and phrases और one word substitution को, आपको सुने सुनाए मिलेंगे। और पिनाकल ने तो एक कंप्लीट सीरीज बनाई है अल्फाबेटिकली, ए से, बी से, सी से, डी से, इस तरह से हमने बनाई है। और बहुत सारे idioms and phrases, one word substitution, more than 3000 idioms and phrases and one word substitution उसमें कवर्ड है। ठीक है, तो आप उनसे कीजिए, और दे आर मोस्टली रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर, सो ट्राई टू डू इट विद 100% एक्यूरेसी। ये मुश्किल सेक्शन नहीं होता है, यहां पर आप 100% एक्यूरेसी से मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपका एक सही हो, और वेरी गुड अगर आप दोनों ही सही कर देते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स गेस वर्क बहुत अच्छा करते हैं, गेस वर्क बहुत अच्छा करते हैं। मान लीजिए जो आपको वर्ड दिया हुआ है वो जो है आपको उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन जब वो 4 ऑप्शंस देखते हैं तो 3 ऑप्शंस उसको सिमिलर लगते हैं, एक डिफरेंट लगता है, तो इस तरह का लॉजिक लगाकर भी काफी स्टूडेंट्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में 100% स्कोर कर लेते हैं। टोटल स्कोर इन वोकैबुलरी सेक्शन शुड बी 14 मार्क्स आउट ऑफ 16, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपकी गलती एक से ज्यादा न हो, आपकी गलती एक से ज्यादा न हो। और धीरे धीरे जब आप इतने सारे पेपर्स देंगे आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या ना करूं। अपने नेगेटिव मार्किंग को भी आप जरा कंट्रोल करें। हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप उसको अटेम्प्ट करें और गलत कर दें। प्रैक्टिस से आप में ये मैच्योरिटी आएगी और आप सेलेक्ट करना सही सीखेंगे। अब ये देखिए, ये 3 क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं इन 2016 पेपर। 2016 में ये 3 क्वेश्चंस आए हैं, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि आजकल जो है मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस को एक ट्रिकी ढंग से आपके सामने पेश किया जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है मुझे बस एक सेंटेंस देकर पूछा जाएगा या फिर मुझे एक क्वेश्चन देकर पूछा जाएगा, बताओ इस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऐसा भी नहीं होगा। देखिए मैंने 3 प्रकार के आपके लिए लिए हैं। फर्स्ट वाला है नेवर गिव योर फ्रेंड्स डैश, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया है।
ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया है और साफ पूछ रहा है नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड आर्म, द कोल्ड एल्बो, द कोल्ड शोल्डर या फिर द कोल्ड हैंड। नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि किसी का जोश में स्वागत ना करना, बहुत ठंडे तरीके से स्वागत करना। तो इसका आंसर सी है। यहां पर आपका जो इडियम एंड फ्रेज है वो फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है। नेक्स्ट, ब्रिंग टू लाइट। यहां पर जिस तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए। ब्रिंग टू लाइट, देखिए ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस्ड परिचय कराना, रिवील्ड जाहिर करना, सीन दिखना या ब्रॉट टू लाइफ उसमें जान डालना। ब्रिंग टू लाइफ होता तो यहां पर ब्रॉट टू लाइफ उसका मीनिंग होता। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रिवील्ड। हम हिंदी में नहीं कहते हैं कि उसके बाद वो प्रकाश में आया। प्रकाश में आने का मतलब क्या है कि ये बात जो है वो जाहिर हुई। तो यहाँ पर बी रिवील्ड हमारा मीनिंग है। और यहीं पर आपका जो इडियम एंड फ्रेज है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ है। There was little he could do to save his battered reputation. Battered reputation क्या होती है? Battered reputation होती है छवि खराब होना। अब अगर ये आपको इसका मतलब पता है तो डेफिनेटली फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। तो ईडीएम एंड फ्रेज जो है अब वो न सिर्फ डायरेक्टली इस प्रकार से दिए जाते हैं, अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिए जा रहे हैं, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिए जा रहे हैं, हो सकता है वो स्पॉट द एरर में भी दे दिया जाए। इसलिए आप उसको ज्यादा वेटेज दें, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, इनको आप वेटेज ज्यादा दें। अब हम चलते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस में आपकी कॉम्प्रिहेंशन को मैंने डाला है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ना ग्रामर बेस्ड है ना वोकैबुलरी बेस्ड है, वो मिसलेनियस में आती है। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आया है 2016 के सभी क्वेश्चन पेपर्स में एक पैसेज आया है और 5 क्वेश्चंस, 5 सवाल पूछे गए हैं। 10 नंबर का ये पैसेज है आपका क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। पैसेज शॉर्ट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, समझने में अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बड़ी जनरल तैयारी करते हैं और बड़े आराम से मुझे कहते हैं मैम कॉम्प्रिहेंशन तो बैंक में भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन तो एसएससी में भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन तो रेलवेज में भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आती है, लेकिन किस प्रकार की आती है? एसएससी की जो कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं वो जनरली बहुत लंबी नहीं होती हैं, उनको समझने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। ऐसा हो जो आपकी बैंकिंग में पीओ वाली कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, बड़े या लंबा कॉम्प्रिहेंशन, आप उसको 3-4 बार भी पढ़ेंगे तो काफी स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि आई कुड नॉट रियली गेट द जिस्ट ऑफ इट, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता, एक आपकी सिंपल सी कॉम्प्रिहेंशन होती है, सिंपल सी कॉम्प्रिहेंशन होगी, उसमें कोई इन्फ्रेंस से रिलेटेड, कोई कंक्लूजन से रिलेटेड, कोई अजम्पशन से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते अनलाइक बैंकिंग। लेकिन आंसर्स जरूर ट्रिकी होते हैं। पहली बार में आपको लगेगा आंसर कुछ है, लेकिन आप दूसरी बार जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ओ नहीं ये आंसर था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कॉम्प्रिहेंशन में आप कोशिश करें कि आपके पांचों के पांचों सही हो, आपके पांचों के पांचों सही हो। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छा स्कोर करें, 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करें। एवरेज और गुड स्टूडेंट्स दोनों ही फुल मार्क्स यहां पर स्कोर करें। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि मैंने जो काफी सारी कॉम्प्रिहेंशंस देखी हैं उसमें जो क्वेश्चंस थे उनमें थोड़ा ट्विस्ट था। टोन ऑफ द पैसेज आपसे पूछ लिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। पहले बड़े डायरेक्टली पैसेज के अंदर से ही पूछे जाते थे। जैसे मैं एक ये कॉम्प्रिहेंशन ले रही हूँ जो आपके लिए पढ़ देती हूँ और आप इसमें देखना कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कुछ एक स्टूडेंट्स की गड़बड़ हो गई। Acharya Jagdish Chandra Bose, one of the greatest of modern scientists, graduated from St. Xavier's College, Kolkata. He then obtained tripos of Cambridge University and joined the Presidency College, Kolkata as professor of physics. He was a pioneer in the discovery of the wireless and radio and microwave. He made remarkable contribution to the science of botany by proving with the help of an instrument of his own invention that not only do trees and plants have life, but feel pleasure and pain as we do. He was perhaps the first scientist to suggest the possibility of gathering and utilizing energy from solar rays. Last but not least was the Bose Institute, which he founded in 1917. It has now become a world-famous research laboratory doing yeoman service to various branches of science. पैसेज अगर आपसे पूछूं कैसा है? सिंपल, वेरी सिंपल। इससे आसान क्या होगा? देखिए ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में है, छोटा सा पैसेज है आपका। लेकिन हम क्वेश्चंस देखते हैं अब।
आचार्य जगदीश चंद्र बोस, one of the greatest of modern scientists, graduated from which college? ओके और यहां पर क्लियरली दिया है ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। तो आंसर क्या है हमारा? सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। आंसर इज ए, वेरी क्लियरली गिवन इन द फर्स्ट लाइन। अब यहां देखो व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन सर्विस, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है इट हैज नाउ बिकम अ वर्ल्ड फेमस रिसर्च लेबोरेटरी डूइंग ह्यूमन सर्विस। यहां पर फिर आपका एक ईडीएम एंड फ्रेज आ गया जिसका मीनिंग आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन सर्विस क्या होती है। अगर आप पूरे पैसेज की टोन समझें तो अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं आचार्य जगदीश चंद्र के बारे में कि वो एक मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की इन द फील्ड ऑफ बॉटनी एटसेट्रा। अब अगर आपको ह्यूमन सर्विस का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मिनिमल का मतलब क्या है? कम से कम। स्पोरेडिक का मतलब होता है छुटपुट, अनियमित, इस तरह से इसका मीनिंग है। तो इन सारे मीनिंग्स को देखकर जो चार शब्द आपको दिए हैं आपको पता चलेगा कि इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब है इनवैल्यूएबल और ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगी कि ये मुश्किल था जो डायरेक्टली पैसेज से नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट, आचार्य जगदीश चंद्र बोस was a pioneer in the discovery of wireless radio and dash। फिर हमारे ऑप्शंस है टोस्टर, ओवन, रेडियो और माइक्रोवेव। और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है पाइनियर वाले सेंटेंस में? हम देखते हैं ही वॉज अ पाइनियर इन द डिस्कवरी ऑफ वायरलेस एंड रेडियो, साफ साफ दिया है। तो हमारा आंसर है डी, रेडियो। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 99। Jagdish Chandra Bose made a remarkable contribution to the science of botany by proving with the help of an instrument of his own invention that trees and plants have not only life but feel joyous and excited, feel happy and sad, feel excitement and pain or feel pleasure and pain। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है to the science of botany by proving with the help of an instrument of his own invention that not only do trees and plants have life but feel pleasure and pain। तो आंसर है इसका डी, सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 100। What is meant by a tripos from Cambridge University? अब ये वाला मुश्किल है, यहां पर आपको बताना है ट्रिपोस का मतलब क्या है। अब यहां पर देखिए he then obtained tripos of Cambridge University, a scholarship, a trophy, a medallion or a degree। यहां पर ये सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड है और आपका आंसर है स्कॉलरशिप। ये 2016 में आई हुई एक कॉम्प्रिहेंशन है। 5 क्वेश्चंस में से 3 तो बड़े ही आसान थे, डायरेक्टली आप पैसेज में से उसका आंसर उठा सकते थे, लेकिन 2 के लिए फिर आपको वोकैबुलरी की आवश्यकता थी। मैं तभी आपसे कह रही हूं कि एसएससी बहुत मुश्किल नहीं पूछ रहा है, पर एसएससी घुमा फिरा कर पूछ रहा है, ट्रिकी वे में पूछ रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इस टॉपिक से आपके 2016 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 6 मार्क्स। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये ग्रामर बेस्ड भी थे, ये वोकैबुलरी बेस्ड भी थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो फ्रेजल वर्ब्स पर आधारित भी थे। अगर आपको नहीं पता फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, तो आप मान लीजिए आपकी इसमें फिर 0 आने वाली है। यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे आपके लिए एग्जांपल्स डाले हैं जो कि 2016 के पेपर में आए हुए हैं। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जो है वर्ब के साथ हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेट बैक, गेट इन, गेट अक्रॉस, गेट ओवर। इनके सबके मीनिंग अलग अलग है। शी कुड नॉट गेट ओवर हर पेट्स डेथ। गेट ओवर का मतलब होता है कि उस चीज को भुला पाना। गेट इनटू द हाउस, गेट अक्रॉस, गेट अक्रॉस का मतलब होता है क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, इज माई पॉइंट गेटिंग अक्रॉस। तो इस तरह से ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और 2016 के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो फ्रेजल वर्ब्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन कर लेते हैं और उनको लगता है फ्रेजल वर्ब हो गए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 40 से 44 प्लस अपना स्कोर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा, करना असंभव नहीं है, पॉसिबल है। प्लान कीजिए, रेगुलरली रिवाइज कीजिए, आपकी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बनेगी और आगे जाकर टायर 3 तक ये आपकी हेल्प करेगा।
फ्रेजल वर्ब्स, अब जैसे यहाँ देखिए मैंने ये 2016 से क्वेश्चन लिया है, आई होप यू नो दैट once you have signed the contract you will not be able to back in, back out, back up and back at। हमें ये 4 दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस टाइप के क्वेश्चंस गलत होते हैं क्योंकि इसमें वो क्या करता है, वो केवल गेस वर्क करता है, वो केवल गेस वर्क करता है। उसको ऐसा लगता है कि चलो ये सूट हो रहा है, इसको मैं निशान लगा देता हूं। यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है अपनी बात से पीछे हटना। I closed my business because my partner backed out. You cannot back out once you make the commitment. A lot of boys back out from the relationship. Back out का मतलब होता है पीछे हटना। So I hope you know that once you have signed the contract, you will not be able to back out. बैक इन का मतलब क्या होता है? बैक इन का मतलब होता है वापस से किसी चीज में सक्रिय हो जाना। ही इज बैक इन बिजनेस, इसका मतलब है कि उसका बिजनेस फिर से अच्छा करने लगा है। बैकअप, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन। और साथ ही जो जमा पूंजी आप बचा के रखते हैं, whenever you start a business you need a lot of capital for backup। तो हर एक का मीनिंग जो है वो अलग अलग है, हर एक का मीनिंग जो है अलग अलग है। ये 2016 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स में काफी सारे इस बार ऐसे थे जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड थे। और हमने पिनाकल ने एक पूरी सीरीज बनाई है ए से लेकर जेड तक, ए से शुरू होने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स विद एग्जांपल, बी से, सी से, डी से, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप इसको प्लीज करें, आप कीजिए, 101% आपको सारे आ जाएंगे। साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो वोकैबुलरी बेस्ड भी थे। ये वाला देखिए आप, ये वोकैबुलरी बेस्ड है। वोकैबुलरी बेस्ड कैसे है कि आपको इन चारों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए तो आप फिल इन द ब्लैंक कर पाएंगे। Few people know that flowers use textures to dash different kinds of insects। फ्लावर्स इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? फ्लावर्स इंसेक्ट्स को सिग्नल करते हैं, इशारा, फील, महसूस, अट्रैक्ट, आकर्षित, या डिस्ट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट का ऑपोजिट है। फ्लावर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंसेक्ट्स फिर उनकी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये वोकैबुलरी बेस्ड था। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड डैश द रीडर्स अटेंशन, शुड अटेस्ट, एड्रेस, अट्रैक्ट या अफेक्ट। अब यहां देखो आप, अटेस्टेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा। अटेस्टेशन क्या है? पहले हमें अटेस्टेशन कराना पड़ता था कि एक स्टैम्प लगाकर सिग्नेचर्स होते थे, अटेस्ट करना। दूसरा है एड्रेस, ये पता है। अट्रैक्ट, आकर्षित, और अफेक्ट, असर। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन, की रीडर की जो अटेंशन है उसको आकर्षित करे। ठीक है, आप जब टायर 3 में अपने पेपर्स लिखें तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एग्जामिनर की अटेंशन को अट्रैक्ट करे। तो हमारा राइट वर्ड क्या होगा? अट्रैक्ट। सिंपल से ये थे आपके, बहुत मुश्किल नहीं थे। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोकैबुलरी में भी अगर आ रहे हैं और आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस ठीक है तो आप इसको कर पाएंगे। अब ये है हमारा ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आए? I cannot conceive of dash accepting the post, he accepting the post। अब अगर आपने प्रोनाउंस अच्छे से किए हैं तो आपको पता होगा कि प्रेपोजिशंस के बाद हमारा नॉमिनेटिव प्रोनाउन नहीं आता। तभी मैं कह रही हूँ ग्रामर को बिल्कुल अच्छे से करो, ग्रामर को जितने अच्छे से कर सकते हो करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वरना गेस वर्क ही करते रहोगे और फिर वही एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज मार्क्स, और फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब ऑफ के बाद, हम प्रेपोजिशंस के बाद नॉमिनेटिव प्रोनाउन नहीं आता। अब नॉमिनेटिव प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। ही जो है एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है और यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये मेरा सबसे पहले कट गया। ओके, आई कैन नॉट, और यहां पर भी हमारा ही है तो ये भी कट गया। एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रही हूं मैं। बच गया हिज एंड हिम। ओके, अब यहां पर किसकी एक्सेप्टिंग? उसकी एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो यहां पर मेरा एक पोजेसिव, यहां पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा या फिर यहां पर एक प्रोनाउन आएगा। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, यहां पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव आना है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या है, इन सभी चीजों को आप समझिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।
सिमिलरली आप ये देखिए, इट इज डैश यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस। अधिकतर स्टूडेंट्स को लगेगा ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर मेरा एक वावल है और वावल से पहले मुझे एन लगाना है, तो इमीडिएटली वो ये आंसर मार्क करेंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट। आपको वावल नहीं, आपको वावल साउंड के साथ जाना है। यहाँ पर वावल साउंड नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। ये जितने हमारे होते हैं अ आ ई ये वावल साउंड है। ये क ख ग घ ये कॉन्सोनेंट साउंड, तो यूनिवर्सिटी में मेरा य का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इट इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। ये जो दो फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये सभी जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं क्वेश्चंस के, सभी 2016 में आए हुए पेपर्स में से मैंने लिए हैं, और ये दोनों मेरे ग्रामर बेस्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं उनमें से थे। तभी मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ग्रामर जितने अच्छे से कर सकते हो करो, और ये जिंदगी भर आपके काम आएगी। टायर 1 में तो काम आएगी ही आएगी, टायर 2 में भी आएगी, टायर 3 में डेफिनेटली आएगी, यहां पर भी आपके काम आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको चाहिए गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, गुड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, और साथ ही जैसा कि मैंने कहा, गुड नॉलेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। इन तीनों की अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आपका फिल इन द ब्लैंक सेक्शन अच्छा होगा। साथ ही मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो आए वो इस प्रकार से आए कि आपको एक ही शब्द दे दिया गया और उसकी 4 प्रकार की स्पेलिंग्स दी गई। ये बहुत ही सिंपल होता है, इससे आसान मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं होते। जब आपको 4 अलग शब्द देते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly। आपको राइट स्पेलिंग बतानी थी। एक्विजिशन और कोमेमोरेट, स्पेलिंग्स भी कोई भी ऐसी नहीं थी जो स्टूडेंट ने ना सुनी हो। जो एक ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि उसने सुना हो, वही स्पेलिंग्स थी। कोई बहुत अननोन और रेयर वर्ड्स नहीं थे। अब एक्विजिशन में इसमें जो राइट स्पेलिंग है वो ये है, थर्ड वाली, ACQUISITION, और कोमेमोरेट, COMMEMORAT, कोमेमोरेट, ये वाली जो हमारी स्पेलिंग है ये सही है, सेकंड वन। ओके, स्पेलिंग्स एक ही क्वेश्चन आया और ये आप बिल्कुल सही करने की कैपेसिटी रखते हैं। जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा टाइम दे, पेशेंटली सोचे, दिमाग को शांत रखें, तो डेफिनेटली आपका ये वाला सेक्शन राइट होगा। वरना जब आप हड़बड़ा जाते हैं तब तो आप बहुत आसान क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। अब ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, अब मैं आपको एक मोटा-मोटा सा बताती हूँ कि कॉमन एरर्स से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन सही करने ही हैं। हो सकता है आपका एक गलत हो जाए। ये एक का भी स्कोप मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम आपका यहाँ पर 1 नंबर कट सकता है। ईडीएम फ्रेजेस में आप सारे सही करेंगे, सिनोनिम आप सही करेंगे, एंटोनिम आप सही करेंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड आप सही करेंगे। ये आपका वोकैबुलरी सेक्शन है, यहाँ पर आपको कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में मान लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि आपसे ईडीएम फ्रेज का मीनिंग पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, टोन ऑफ द पैसेज पूछ लिया, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो आपसे सही नहीं हुआ, वैसे तो ओवरऑल पैसेज पढ़ के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मैंने आपको 4 मार्क्स का रखा है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है यहाँ पर। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस आप ना ही अटेम्प्ट करें, तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसा आपने देखा कि ट्रिकी थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, अगर आप वो सब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गड़बड़ होगी। यहाँ पर आपके 2 सही होने ही चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारे सही होने चाहिए, और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी एक क्वेश्चन आप गड़बड़ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। तो आपका ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट यहाँ पर 21 है, और जो इनकरेक्ट है वो 4 है। तो 21 into 2 यू आर गेटिंग 42 मार्क्स, और 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे, ओवरऑल आपका स्कोर जो है 40 आ जाएगा। ओवरऑल आपका स्कोर जो है 40 आ जाएगा। ये तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो सोचते हैं कि 40 तो लाना ही पड़ेगा क्लियर करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर कट ऑफ स्काई हाई जाने वाली है। इस बारी आपने देखा कि काफी हाई कट ऑफ गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, हर कोई इस मैदान में कूद रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और टायर 1 आपके ओवरऑल सारे उसमें असेसमेंट में आता है, तो यहीं से आप पूरी तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब अगर आप अपने स्कोर को 44 प्लस ले जाना चाहते हैं, 44 प्लस ले जाना चाहते हैं, आपका सेकंड अटेम्प्ट है, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, आपने अपनी गलतियों से काफी सीख लिया है, एक्सपीरियंस आपके साथ है, और आपको लगता है कि नहीं, बेटर प्लानिंग से मैं इंग्लिश में भी अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये अचीवेबल है।
ये अचीवेबल है। मैं काफी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो मैथ्स में भी बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में वो कहते हैं मैम 45-46 कहीं नहीं गए, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं 45-46 कहीं नहीं गए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एसएससी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जीए में भी मेरे कम से कम 32 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो आप ये देखिए कि यहीं पर ओवरऑल इसके 123 मार्क्स बन रहे हैं, 123 मार्क्स बन रहे हैं, और उसको लगता है कि मैं 40 और मार्क्स ले आने वाला हूं इंग्लिश में भी कम से कम, तो 160 प्लस का टारगेट लेकर वो चल ही रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी आपको compete करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी compete करना है, वो जिनको लगता है मेरी इंग्लिश एवरेज से अबव है और मैं इसको और इंप्रूव करना चाहता हूं। अब आगे की प्रेजेंटेशन उनके लिए है कि आप अपने स्कोर को 44 प्लस कैसे लेकर जाएं। टू स्कोर 44 प्लस, सबसे पहले आप फ्रेजल वर्ब करें, आप फ्रेजल वर्ब करें। फ्रेजल वर्ब्स हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस इन फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वाज रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, वो भी थोड़ा सा देखिए आप। शी इज बेंट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब था वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में दिया हुआ है। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 2016 का क्वेश्चन है। शी इज बेंट अपॉन, बेंट इन, बेंट फॉर या नो इंप्रूवमेंट। बेंट अपॉन का मतलब होता है कि पूरी दृढ़ता के किसी चीज को चाहना, कि किसी चीज की जिद कर लेना। आई वॉन्ट यू टू बी बेंट अपॉन स्कोरिंग 44 प्लस इन इंग्लिश इन एसएससी सीजीएल टायर 1। बेंट अपॉन, माई सन इज बेंट अपॉन बाइंग अ न्यू टॉय कार। तो यहाँ पर बेंट टू इनकरेक्ट है, जो राइट वर्ड आंसर है इसका वो है बेंट अपॉन। बेंट इन, बेंट फॉर, इनके अलग मीनिंग्स होते हैं। द यंग वुमन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब जो है वो फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है। ब्रोक अप, ब्रोक डाउन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक इन। ओके, रशिया ब्रोक अप इनटू मेनी स्मॉल कंट्रीज। जब बिल्कुल खंडित हो जाता है तब हम कहते हैं ब्रोक अप। लेकिन ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब एकदम से आपकी भावनाएं जो हैं वो फट पड़ती हैं, सबके सामने आ जाती हैं। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी सॉ हर पेरेंट्स। यहाँ पर द यंग वुमन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ऑब्वियसली वो बहुत जोर से रोएगी, तो यहाँ पर होगा ब्रोक डाउन। लेकिन ब्रोक डाउन का केवल यही मतलब नहीं है, जब गाड़ियां, बसेस वगैरह एकदम से अचानक हाईवे पर रुक जाती हैं, खराब हो जाती हैं, द बस ब्रोक डाउन ऑन रोड नंबर 72, वहां पर भी हम ब्रेक डाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, और ब्रेक इन, इनके साथ बहुत लोग इनटू के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेक इनटू द हाउस, जबरदस्ती कहीं प्रवेश करना। ओके, इस तरह से इन सभी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब आप किसी वर्ब के साथ किसी प्रेपोजिशन को लगाते हैं, मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगला देखिए हम, रीटा प्रोमिस टू कम आउट बट शी नेवर टर्न्ड इन, टर्न्ड आउट, टर्न्ड डाउन और टर्न अप। रीटा promised to come but she never turned up। turned up का मतलब होता है आना। I want everybody to turn up for the function। इसका मतलब है मैं चाहती हूं कि हर कोई उस दिन वहां उपस्थित हो। अब टर्न आउट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका आपने उम्मीद नहीं की थी और हो गई। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। लेकिन अगर इसी शब्द को आप इस तरह से जोड़कर लिख दे तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, टर्न आउट प्रोडक्शन हो जाती है। द टर्न आउट दिस ईयर वाज 10 करोड़। ओके, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार कर देना। शी टर्न्ड डाउन माय मैरिज प्रपोजल। तो हर एक का मीनिंग अलग अलग है, आपको इनके मीनिंग जानना। देखिए जब आप एग्जांपल्स देखेंगे ना इनके साथ, आपको ये क्लियर हो जाएंगे, आपको ये क्लियर हो जाएंगे, और 2-3 रिविजन्स में दे विल बी इन प्लेस आल्सो। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, हमने तो इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अल्फाबेटिकली ABCDEF से लेकर पूरे Z तक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बनाए हैं। Leaves dash in autumn, leaves fall down in autumn, leaves fall off in autumn, leaves fall on in autumn और leaves fall off in autumn। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ये भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। और यहां पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट, एक्सेस टू, एक्सेस फॉर, एक्सेस फ्रॉम। एक्सेस के साथ टू लगेगा, यहां पर होता है पहुंच होना किसी तक। आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस।
Nobody has access to the principal for the next 1 hour. And access from का मतलब होता है कहां से होकर आप आ सकते हैं. The building has access from the back door. तो इस तरह से मीनिंग्स में फर्क पड़ता है. आप फ्रेजल वर्ब्स करें. Do phrasal verbs very well and revise them regularly. अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम नहीं याद हो रहा है. आप रिवाइज कीजिए, 100% आपका याद होगा. Most of the students do prepositions and feel the job is done. Prepositions and phrasal verbs are very very different. और जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं उसमें से 25% को ये पता ही नहीं होता कि फ्रेजल वर्ब्स नाम का भी कोई टॉपिक है. मुझे काफी स्टूडेंट्स मेल करते हैं और पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आया था पर ये सिलेबस में तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है. और फिर मैं बताती हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है. फिर उसको पता चलता है कि ओ ऐसा भी कोई टॉपिक है. क्वेश्चन टैग्स के बारे में उन्हें नहीं पता, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में उन्हें नहीं पता है. तो आप इसको अच्छे से कीजिए क्योंकि आपको न सिर्फ पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से भी पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, गेट इनटू ग्रामर डिटेल्स. मोटी मोटी ऊपर से ग्रामर करने से नहीं चलेगा, आपको ग्रामर के डिटेल्स में जाने होगा. जो एक्सेप्शंस है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. ईच टॉपिक एंड ईच रूल इज इंपॉर्टेंट, नो सेलेक्टिव स्टडीज. अब मैं आपके साथ कुछ 3-4 क्वेश्चंस करती हूं जो कि 2016 में आए हैं. आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है. बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते टाइम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं और उस गलत इंग्लिश को इतनी बार सुन चुके हैं कि हमें लगता है कि ऐसी ही सही इंग्लिश होती है प्रोबेबली, और एग्जाम में जाकर वही कर देते हैं. सब गड़बड़ हो जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप. द बुक being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices. First part, the book being written in simple language is suitable for children. Part B, as it contains many good advices. Part C, and finally D is no error. अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, many लिखा होता है, many जो है वो countable के साथ यूज होता है, राइट. many जो है वो countable के साथ यूज होता है. अब एडवाइस और many के साथ तो प्लूरल ही लगेगा और एडवाइस का प्लूरल हुआ एडवाइसेस, ये स्टूडेंट सोचता है. लेकिन एक्चुअली एडवाइस का कोई प्लूरल नहीं होता. एडवाइस एडवाइस ही रहेगी. माय पेरेंट्स गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस इवन टुडे. ही गेव मी अ वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस. माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज टू प्लान टू स्टडी एवरी डे फॉर 7-8 hours. My advice to students is to improve your English. तो एडवाइसेस कुछ भी नहीं होता. अब यहां पर मेरा एरर है. दिस इज द एरर. लेकिन स्टूडेंट को क्या लगता है, मैंने दिया हुआ है तो एडवाइसेस ही होगा, मैंने के साथ एडवाइस तो नहीं लग सकता. जब आप टॉपिक नाउंस करेंगे तो उसमें एक पूरी लिस्ट है ऐसे शब्दों की जिनके प्लूरल नहीं बनते, और क्योंकि उनके प्लूरल नहीं बनते उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है या फिर वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है. इस तरह की पूरी लिस्ट होती है इस टॉपिक नाउंस के अंडर में. तो यहां पर जो मेरा एरर है वो पार्ट सी में है. अब ये देखिए, आप तो बात कर रहे हैं कि ग्रामर में कौन से टॉपिक किए जाएं, लेकिन एसएससी ने अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया है. और अपोस्ट्रोफी ये होती है जो आप इस तरह से लगाकर इसके बाद एस लिखते हैं, ये अपोस्ट्रोफी है. ये अपोस्ट्रोफी है, ये पंक्चुएशंस में आती है. ये देखो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ है 2016 में. आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम. ये हमारा हाईलाइटेड पार्ट है. हार्ड डेज वर्क, हार्ड डेज वर्क, हार्ड डे वर्क और नो इम्प्रूवमेंट. अब यहां पर अपोस्ट्रोफी और एस डे के साथ, एस और अपोस्ट्रोफी डे के साथ इस तरह से लगेगी क्या, या अपोस्ट्रोफी लगेगी ही नहीं. ग्रामर तो बहुत दूर की बात, पंक्चुएशन से भी बहुत फर्क पड़ जाता है वाक्य पे. तो न सिर्फ ग्रामर अच्छे से हो, सारे छोटे छोटे चीजों पर भी ध्यान दिया जाए. और जो हमारे पिनाकल नोट्स हैं उसमें नाउन्स के अंडर में जो टॉपिक है उसमें हमने अपोस्ट्रोफी को भी बिल्कुल डिटेल में सभी रूल्स और एग्जांपल्स के साथ कवर किया है. अब यहाँ पर एक दिन की कड़ी मेहनत, अब ए लगा हुआ है तो उसके साथ हम डेज तो लगाएंगे नहीं, डेज दिनों हो जाते हैं, एक से ज्यादा हो जाता है. तो ये जो दिया है ये तो हमें डेफिनेटली इनकरेक्ट है. तो आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है. एक दिन की मेहनत. ओके, यहाँ पर फिर प्लूरल है हमारा डेज तो इनकरेक्ट है. यहाँ पर अपोस्ट्रोफी और एस है ही नहीं, तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, डैश यू लिव लॉन्ग, डैश यू लिव लॉन्ग. अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है.
ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सामने वाले के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं या कोई श्राप वगैरह दे रहे हैं। ओके, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जब आप पिनाकिल की ग्रामर वीडियोस देखेंगे तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती हूँ। काफी बार आपको जब शुरू करेंगे हम तो आपको ये वीडियो देखना तो आपको लगेगा मैम तो बिल्कुल बेसिक बता रही हैं। यस, 101% मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कभी-कभी बहुत बेसिक से आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको यही नहीं पता इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए जब ग्रामर की शुरुआत होती है, इंग्लिश की शुरुआत होती है तो सबसे पहले टॉपिक आता है आपका कि ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है और फिर धीरे-धीरे हम करते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। उसमें फिर हम करते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव क्या है, इंटरोगेटरी क्या है, इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव क्या है? इम्पेरेटिव वो है जिसमें कि हम विश, प्रेयर, कर्स आदि कर रहे हों। अब क्या हम यहाँ पर किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं? यस, हम सामने वाले के लिए कह रहे हैं कि तुम खूब लंबा जियो, दीर्घायु हो, डैश यू लिव लॉन्ग। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मे का प्रयोग होता है। एक ही शब्द है मे। ओके, तो जैसे ही आप देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है आप इमीडिएटली लगा सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ग्रामर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, कुछ भी इग्नोर ना करें, सारे इंपॉर्टेंट रूल्स करें, एक्सेप्शंस करें, सब कुछ ग्रामर के बारे में करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर स्कोर। The Statesman has the largest circulation of any British dailies. The Statesman has the largest circulation of any English dailies. The Statesman has part A, the largest circulation of any part B, English dailies part C, and finally D is no error. अब इस वाक्य में हम स्टेट्समैन अखबार की तुलना अन्य अखबारों से कर रहे हैं। ये हमारा जो है ये एडजेक्टिव के रूल्स से रिलेटेड है, राइट? द स्टेट्समैन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन दैन एनी अदर इंग्लिश डेलीज। तो पार्ट बी जो है उसमें एक एरर है, ये ऑफ एनी गलत है। अ ब्लैक एंड व्हाइट गोट वर ग्रेजिंग, ये आर्टिकल्स में आता है, ये आर्टिकल्स में आता है। एक एक टॉपिक करो, ये आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। अ ब्लैक एंड व्हाइट गोट वर ग्रेजिंग, यहाँ पर हमने वर का प्रयोग किया है। वर का मतलब क्या हुआ? ये प्लूरल है, बहुवचन है, यानी कि एक से ज्यादा बकरियां हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ अ ब्लैक एंड व्हाइट गोट, एक काली और सफेद बकरी, तो एक ही बकरी है, वो काली और सफेद है। लेकिन जब मैं कहती हूँ एक काली और एक सफेद बकरी, तो यानी कि दो बकरियां हैं। अब अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गोट वर ग्रेजिंग, अब ये सही हो गया। तो यहां पर मेरा जो आंसर है वो सेकंड वाला है। आप ग्रामर की छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए और अच्छे से सीख लीजिए। सुनीता's sister had ribbons on her hair. हमारे शरीर पर कोई भी चीज होती है, टोपी होती है, घड़ी होती है, शर्ट, स्वेटर, शॉल, मफलर, स्लीपर्स एक्सेट्रा, हम हमेशा ऑन कहते हैं। Like for example, my wristwatch will be on my hand, the necklace will be on my neck, the cap will be on my head. ये चीजें सभी on हम कहते हैं। लेकिन जब हम बालों में कोई चीज बांधते हैं, जैसे आपने रिबन लगाया, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन कहेंगे हम। ये एक एक्सेप्शन हो गया। सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स इन हर हेयर। अगर डॉक्टर आपके पेट में कैंची छोड़ दे ऑपरेशन के दौरान, तो हम कैसे कहेंगे कि द सीजर्स वाज लेफ्ट इन द स्टमक, द ट्यूमर वाज इन द स्टमक, क्योंकि वहां अंदर की रेफरेंस हो रही है। तो सब चीजें ऑन द बॉडी होती हैं, ऑन द हेड, ऑन द रिस्ट, ऑन द फिंगर, ऑन द लेग्स, लेकिन यहां पर इन होगा क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द हेयर। A period of 6 years have elapsed since I last saw her. No error. A period of 6 years, ये सिंगुलर ट्रीट होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एरर है। ये सिंगुलर ट्रीट होगा, इसलिए हैव के स्थान पर हमें सिंगुलर वर्ब हैज लगानी होगी। स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगता है हम 6 इयर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, इसको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय, एक निश्चित रकम, एक निश्चित पीरियड को सिंगुलर यूनिट में भी ट्रीट करते हैं। तो हैव के स्थान पर हैज होगा और एरर मेरा पार्ट बी में है। तो इस तरह से
आप देखिए कि बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारी बारीकियां पता होंगी, वरना फिर आप आकर मुझे यही कहेंगे कि पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहूंगी कि 2017 के पेपर के बाद आप मुझे ये कहें। उसके बाद आप ग्रामर बहुत अच्छे से कीजिए, आप फ्रेजल वर्ब्स बहुत अच्छे से कीजिए, साथ ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भी आप बहुत अच्छे से कीजिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की भी एक पूरी लिस्ट है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि डू कंफ्यूजिंग वर्ड्स वेल, उनको बहुत अच्छे से कीजिए आप। लर्न द यूसेज ऑफ द वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल उनका मीनिंग देखकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको उनकी यूसेज भी सीखनी होगी। I must say to a feeling of uneasiness. Uneasiness का मतलब होता है feeling uncomfortable. I must say होगा, I must confess, I must connive, I must utter, I must और फिर finally है no improvement. अब utter का मतलब होता है कहना, connive का मतलब होता है कोई सांठ-गांठ करना किसी नेगेटिव चीज के लिए, और confess होता है कि किसी चीज को मानना। I must confess to a feeling of uneasiness, ये होगा यहाँ पर। कन्फेस जनरली जब आप गलती वगैरह मानते हैं तब इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर भी प्रयोग कन्फेस का ही होगा। ओके, तो काफी बार आपको सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी, वॉच, लुक कहाँ इस्तेमाल होता है। लुक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज के प्रति आपका ध्यान खींच रहे हो, लुक हियर एवरीबॉडी। वॉच जब हम ध्यान पूर्वक कुछ देख रहे हो। सी का प्रयोग तब होता है जब हम ध्यान पूर्वक तो नहीं देख रहे, कोई चीज हमें ऐसे ही दिख जाए। आई सॉ रवि इन द मार्केट बट आई वॉज वॉचिंग द मैच ऑन टीवी व्हेन शी कॉल्ड मी। तो इनमें जो बारीकियां हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं कि कहाँ क्या प्रयोग होना है, वो आपको पता होना चाहिए। That's why I have written here, learn the usage of the words well. A person of South African Dutch descent. यहाँ पर स्पेलिंग्स देखिए, बोर, BOER, BOOR, ये बोर बर्दाश्त करना, बोर जंगली सुअर, बूर असभ्य व्यक्ति। तो यहाँ पर अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्या हैं, ये सारे होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनमें उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस बुक्ड अ केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। केस क्या होता है, क्या केस रिस्ट्रिक्ट होता है, केस रोट होता है, केस फाइल्ड होता है। केस के साथ बहुत बार दो शब्द लगते हैं, एक तो रजिस्टर अ केस और एक दूसरा है हमारा फाइल अ केस। ओके, तो यहां पर फाइल्ड अ केस होगा, आंसर हमारा सी है। अब ये देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आ गए। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब, कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं वो क्या है, वो एपिग्राफ है, वो एपिग्राम है, वो एपिटाफ है, या वो एलेजी है। वो एपिटाफ है, एपिटाफ है वो। एलिजी क्या होती है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए एक कविता वगैरह लिखी जाती है, गुणगान करने के लिए वो एलिजीज वगैरह होती हैं। तो काफी बार अब वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं उनमें भी जो 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं वो काफी क्लोज होते हैं। आपको देखने में लगेगा कि ओ माय गॉड ऑल ऑफ देम आर सेम, आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए, उनकी मीनिंग भी आनी चाहिए। Mount Everest has earned the dash distinction of being the world's highest garbage dump. यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का नाम किस लिए बदनाम हो गया है कि वहां पर बहुत सारा गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा हुआ है। अब यहाँ पर मार्क्ड, डिस्गस्टिंग, डूबियस या डिसमिसल, जब किसी गंदी बात के लिए आप जाने जाएंगे, क्या मैं कह सकती हूँ कि वो फेमस हो गया? नो, फेमस आप हमेशा अच्छी चीजों के लिए होते हैं। नटोरियस, ये एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव चीजों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। बैंडिट, हमेशा कोई डकैत है, क्या वो फेमस होगा? नहीं, वो नटोरियस होगा। माउंट एवरेस्ट हैज अर्न्ड द डूबियस डिस्टिंक्शन, ये हमारा आंसर है। आपको पता होना चाहिए जब आप करें कि मार्क्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको जब आप इन शब्दों की मीनिंग देखें, आप ये भी देखें कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, इसकी यूसेज कहाँ कहाँ है, इसकी स्पेलिंग क्या है, ये सारी 3-4 चीजें इनके बारे में जाननी जरूरी है। What to learn about a confusing word, आप इनका मीनिंग, इनकी यूसेज, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच में जनरली आता है, एडजेक्टिव है, नाउन है। अगर आप ये सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है कि नहीं, क्या हम इसके पहले ए एंड द लगा सकते हैं या नहीं, इस तरह की बातें आपको पता चलेंगी। लर्न द स्पेलिंग वेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये और ये,
आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब बर्दाश्त करना और इसका मतलब क्या है। ओके, know the right usage of the words, confusing words का meaning, confusing word की usage, वो कौन सा part of speech है, उसकी spelling क्या है और उसकी सही usage क्या है। आप जब ये सारा करेंगे तभी आप ये जो similar जैसे आपको words मिल जाते हैं इनका फर्क समझेंगे और right answer पर आप जाएंगे। नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है ये भी बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है। नंबर वन, डोंट स्पेंड अननेसेसरी टाइम ऑन क्रैमिंग वर्ड्स। और आपको लग रहा है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मत कीजिए, क्रॉस लगाइए। इससे केवल 2 क्वेश्चंस आएंगे। आप इस टॉपिक को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप ग्रामर पर और वोकैबुलरी सेक्शन पर फोकस करें। ग्रामर पर जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल आपके 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं और वोकैबुलरी सेक्शन पे 3 इडियम से, 3 सिनोनिम 2 सिनोनिम एंटोनिम से ऑलरेडी यहाँ हो गया है। फिर 3 ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। तो इस सेक्शन को आप अच्छे से करें, वोकैबुलरी और ग्रामर सेक्शन को, क्योंकि यही आपके पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, व्हेन एवरीथिंग इज डन, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें और रिपीटेडली रिवाइज करें। जब आप टेस्ट करें और आपका स्कोर आ जाए फाइनली, आप ये देखें कि मैं कौन से एरिया में कमजोर रह गया। क्या अभी भी मेरे इडियम्स में 3 में से 1 गलत हो रहा है? आप इडियम्स कीजिए। क्या मेरे फिल इन द ब्लैंक्स में गलत हो रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स में किस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स में गलत कर रहा हूँ? क्या मैं फ्रेजल वर्ब्स वाले गलत कर रहा हूँ? क्या मैं ग्रामर वाले गलत कर रहा हूँ? क्या मैं वोकैबुलरी वाले गलत कर रहा हूँ? अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढिए। रिविजन्स टू बी डन वीकली, जो भी किया हफ्ते में रिवाइज जरूर करें। फ्रेजल वर्ब्स, idioms and phrases and one word substitution to be revised. फोकस ऑन टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, देखो ये कभी भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया है और अब मैं टेस्ट दे सकता हूँ। नो, अगर आपके मन में डाउट है, आपको लगता नहीं अभी तो 80% ही हुआ है, 70% हुआ है, लेकिन जैसे आपको लगे 70-80% हो गया है, आप टेस्ट पर फोकस करें। टेस्ट आपको और ज्यादा क्लैरिटी देंगे। जब मार्क्स देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ अभी मैं कितनी दूर हूं अपने टारगेट से। टेक एज मेनी टेस्ट एज यू कैन, वर्क ऑन योर वीक एरियाज, क्योंकि जब आप ये सारा रिवाइज कर लेंगे, फिर हमारा दंगल 90 वाली सीरीज है, टेस्ट सीरीज, उसमें क्या है, उसमें आपके टोटल 90 टेस्ट्स हैं, जिनमें 40 जो है वो 2016 में आए हुए आपके टेस्ट्स हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि आपके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये काफी बार पुराने क्वेश्चंस इस पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं लेकिन कहूंगी कि फर्दर स्ट्रेंथन योर स्ट्रॉन्ग एरिया, फर्दर स्ट्रेंथन योर एरिया एंड पुट योर नॉलेज टू प्रैक्टिस। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, धीरे धीरे प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी। प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। हो सकता है कि पहले टेस्ट में आपके 26, 28, 30 ऐसे ही नंबर आए, बट यू मस्ट बी एबल टू टच 42 मार्क्स बाय द लास्ट वन। अगर आप एवरेज भी हैं लेकिन ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपको कम से कम 40 मार्क्स टच करना ही चाहिए। दैट इज नोन एज इंप्रूवमेंट। अगर आप 42 मार्क्स नहीं कर रहे हैं, आप जैसे काफी स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, आप कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप श्योर नहीं है तो फिर आप उसको अटेम्प्ट ना ही करें, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल लाएं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपको सूट करे, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। फाइंड योर स्ट्रेंथ की मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है जो मैं बिल्कुल सही करता हूँ, कौन सा सेक्शन कमजोर है, इस कमजोर वाले सेक्शन में क्या किया जाए कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो। ये सभी स्ट्रैटेजीज आप अपने लिए बनाएं। अब इस सारे प्रोग्राम में पिनाकल आपकी मदद कैसे कर सकता है? हाउ कैन पिनाकल हेल्प यू आउट? पिनाकल आपकी कैसे मदद कर सकता है? हमारा एक प्रोग्राम है जॉब अश्योर टायर 1। हमारा एक और प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग और हार्ड ड्राइव कोर्स। आप इनमें से जो आपको सूट करता है, जो सही लगता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जॉब अश्योर टायर 1 क्या है, ऑनलाइन कोचिंग और हार्ड ड्राइव कोर्स क्या है। जॉब अश्योर टायर 1 क्या है? जॉब अश्योर टायर 1 जो है ये कंप्लीट प्रेपरेशन है बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस फॉर टायर 1। टायर 1 के लिए हमने आपके लिए पूरा एक शेड्यूल बनाया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।
सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बने हुए हैं। इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के सभी सेक्शंस के। आपको स्टडी मटेरियल भी भेजा जाएगा, साथ में सपोर्टिंग वीडियो लेक्चर्स होंगे, आप इनको देखिए। उसके बाद हर टॉपिक के पीछे देयर इज प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज अवेलेबल इन अबंडेंस, आप वो सारा कीजिए। आपको डे वाइज शेड्यूल भेजा जाएगा, डे 1 आपको ये करना है, डे 2 ये करना है, डे 3 ये करना है, डे 4 ये करना है। आपको मार्केट से और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा है ये स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल है। डे वाइज, टॉपिक वाइज आपको उसके बाद टेस्ट देने हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर। आपने कोई टॉपिक कर लिया, आप जानना चाहते हैं कि इसमें मैं कैसा स्कोर कर रहा हूँ, ये टॉपिक मुझे कितना आ गया है। उसके बाद टॉपिक वाइज आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर टेस्ट दीजिए। वीकली डिवाइडेड इनटू डे वाइज शेड्यूल। कुछ स्टूडेंट्स जो वर्किंग है उनको वीकली शेड्यूल चाहिए, वो अपना वीकली शेड्यूल देख सकते हैं। और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड अप्रोच है। हमने स्टूडेंट्स को टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है और अभी अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो, और एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्लियर कर चुका है लेकिन बेटर रैंक के लिए इस बार एग्जाम दे रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की स्ट्रैटेजी एक नहीं हो सकती, दोनों की प्लानिंग एक नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और मान लीजिए इस बार वो इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एम लगा रहा है वो, और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी बिगिनर ही है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। तो हमने स्टूडेंट्स को 6 टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इस तरह से हमने डिवाइड किया है। वो इनमें हर तरह के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है। वो स्टूडेंट जिनका सिर्फ टायर 1 रह गया, वो स्टूडेंट जिनका टायर 2 1-2 नंबर से रह गया, हर टाइप के स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और उनके लिए कस्टमाइज्ड अप्रोच है, हर किसी के लिए प्लानिंग अलग है। आप जब पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग बैच या हमारे कोई भी प्रोग्राम ये ज्वाइन करेंगे, आप हार्ड ड्राइव कोर्स या जॉब एश्योर्ड टायर 1, तो आपको हमें बताना होगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमारी तरफ से सभी प्रकार की गाइडेंस, सपोर्ट, मॉनिटरिंग, फीडबैक, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये है जॉब एश्योर्ड टायर 1। In Job Assured Tier 1, students are categorized in Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 6। काफी सारे बैंक पीओज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो दिन में 7-8 घंटे नहीं दे सकते, उनकी प्लानिंग सिर्फ 3-4 घंटे की है। वो टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, जीके बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उनका जीके पे फोकस होगा। तो हर टाइप के स्टूडेंट को हमने कैटेगराइज किया है, और हर कैटेगरी के लिए एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। जैसे आप एक जनरल तैयारी करते हैं कि मैं बैंक की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं रेलवे की भी तैयारी कर रहा हूं, एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूं, होता क्या है कि किसी भी चीज की एक्चुअल प्रॉपर तैयारी हो ही नहीं पाती, पूरी खिचड़ी बन जाती है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स की भी वैरायटी अलग अलग है। एक वो जो केवल 1-2 नंबर से रह रहा है, और एक वो जिसने अभी सही मायनों में तैयारी शुरू भी नहीं की है। तो हर कैटेगरी की अपनी अलग अलग अप्रोच है, और इनके लिए डेली टेस्ट एज पर कैटेगरी इज कंडक्टेड ऑन पिनाकल ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल। डेली टेस्ट चैप्टर वाइज भी होगा। ये आपका डे वाइज शेड्यूल होता है। डे वाइज शेड्यूल क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे 30 जनवरी को मंडे को क्या करना है, मैथ्स का टॉपिक होगा, उसमें टॉपिक करेंगे आप परसेंटेज। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा, सारे पीडीएफ क्वेश्चंस, पीडीएफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगी, और उसके बाद आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट कीजिए। यहाँ टाइम वगैरह दिया हुआ है। तो 31 जन को आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज करना है। 1 फरवरी को क्या करना है, प्रेपोजिशंस करनी है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5। आप इस ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। 2 फरवरी को क्या करना है, प्रेपोजिशंस करनी है। 3 को क्या करना है, रीजनिंग करनी है। इस तरह से आपको एवरी डे का पूरा शेड्यूल मिलेगा कि आपको करना क्या क्या है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 6 फेब को आपको जीके करना है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ, और ये सारा करना है। यहाँ पर वीडियोस, मटेरियल वगैरह सारी चीजें आपके लिए मेंशन्ड होंगी। ये इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा। थोड़ा भी टाइम इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करने में, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये सोचने में ही ना क्या करना है, कैसे करना है, शुरू करूंगा, आज करूं, कल करूं, इसमें ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा। ये जो मटेरियल है ये स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल है फॉर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल ओनली। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन तो बैंक में भी आती है, बाकी सब जगह भी आती है, एसएससी में भी आती है, पर तीनों टाइप्स बिल्कुल अलग हैं।
ये जो मटेरियल है ये एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया है, हाईली रेलेवेंट मटेरियल है एसएससी के लिए, सब कुछ इसमें कवर्ड है और मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज है। आप नाम लीजिए और वो चीज इस मटेरियल में है, कहीं से कुछ भी और खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जॉब अश्योर्ड टायर 1 में, ऑनलाइन कोचिंग बैच में और हार्ड ड्राइव कोर्स में क्या फर्क है? जॉब अश्योर्ड टायर 1 जो है वो टायर 1 2017 तक ही अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक है? सारी सपोर्ट और गाइडेंस जो है वो टायर 1 2017 के लिए है, लेकिन जो ऑनलाइन कोचिंग बैच और हमारा हार्ड ड्राइव कोर्स है, इन दोनों में ही टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों इंक्लूडेड हैं। 2017 में और 2018 में पिनाकल अगर कुछ भी लॉन्च करता है तो वो ऑनलाइन कोचिंग बैच का और हार्ड ड्राइव कोर्स का हिस्सा होंगे। हाउ टू ज्वाइन पिनाकल। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है ssccglpinacle.com। ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कॉर्नर में, दिस इज आवर वेबसाइट। आप यहाँ विजिट करें और उसके बाद ये देखिए इस तरह से आपको वहां मिलेगा एसएससी सीजीएल 2017 एंड 18 ऑनलाइन कोचिंग बैच, उसके नीचे एसएससी सीजीएल 2017 जॉब अश्योर्ड टायर 1 और उसी के नीचे आपको मिलेगा हार्ड ड्राइव कोर्स। आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो खुल जाएगा। मान लीजिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग बैच, तो ये इस तरह से खुल जाएगा। इसकी फीस 10,000 रुपीज अब डिस्काउंट करके 7,000 रुपीज है, ये खुल जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करें। ये इंस्टा मोजा हमारा पेमेंट वेंडर है, ये वहां खुल जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करें। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और शीट खुलेगी, उसमें आप अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, फिर हाउ यू वांट टू पे और नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो फिर फाइनली सारी डिटेल्स भरने के बाद यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग बैच। ये सारा प्रोग्राम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको क्लैरिटी आई होगी क्या करना है, कैसे करना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। All the best. I hope you will score 40 plus in SSC CGL Tier 1 2017. All the best. Bye bye. Keep studying and keep smiling. Bye.